भूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर 28 मई को तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक अब्दुल कलाम भवन में की जाएगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। तो कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और साथ ही साथ ब्लैक फंगस का कहर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस चुनौतियों से किस तरीके से निपटा जाए, इन अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। तो 28 मई को सुबह 11 बजे तीरथ कैबिनेट की ये अहम बैठक होगी। कोरोना के साथ साथ जो प्रदेश में मौजूदा ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होगी। अब्दुल कलाम भवन में ये बैठक होगी। उत्तराखंड में 24 घंटे में 2071 केसेस सामने आए हैं। वहीं 95 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। आज 7051 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, हालांकि वो ठीक होकर घर लौट चुके हैं। और वर्तमान में 49,500 से ज्यादा एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी प्रदेश में मौजूद है। कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। और देहरादून में 423 केसेस सामने आए। उधम सिंह नगर में 355, हरिद्वार में 264, टिहरी में 48, नैनीताल में 223, पिथौरागढ़ में 64, रुद्रप्रयाग में 114, चमोली में 175, पौड़ी में 164, उत्तरकाशी में 85, चंपावत में 42, अल्मोड़ा में 82, बागेश्वर जिले में 32 केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना आंकड़ों की मौत का आंकड़ा जो है 5,927 हो चुका है। हालांकि रिकवरी दर जो है वो 80% के आसपास है और संक्रमण दर 6.94% दर्ज की गई है। तो केसेस कम हुए हैं। कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कोरोना के ग्राफ में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि राज्य में 49,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद है। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने सीएम राहत कोष में धनराशि दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त विभाग को दे रहे। कोरोना व्यवस्थाओं के लिए 85,95,000 का चेक दिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने सीएम तीरथ को ये चेक सौंपा है। उत्तराखंड पुलिस की एक दिन के वेतन की धनराशि को सौंपा है। तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने जो है खुद ये अहम राशि दी है। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार ने सीएम तीरथ सिंह रावत को ये चेक सौंपा है। एक दिन का वेतन पुलिसकर्मियों को सौंपा गया है। 85,95,000 का चेक कोरोना व्यवस्थाओं के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत को खुद डीजीपी ने सौंपा है। तो पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स जहां एक और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, कोरोना के संकट काल में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक दिन का वेतन भी इस राहत कोष में डीजीपी ने खुद दिया है। देहरादून से ये खबर आ रही, जहां पर उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। शासन ने 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईपीएस संजय गुंजियाल को आईजी अभिसूचना एवं सुरक्षा का प्रभार मिला है। आईपीएस एसपी अंशुमन बनी है पुलिस महानिरीक्षक और के फायर सर्विस। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। शासन ने 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईपीएस संजय गुंजियाल को आईजी अभिसूचना एवं सुरक्षा का प्रभार सौंपा है, तो वहीं अधिकारियों का ये फेरबदल किया गया है। आईपीएस एपी अंशुमन बने हैं पुलिस महानिरीक्षक। ऋषिकेश की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर से बाबा रामदेव विवादों में घिरे हैं। अपने लाव लश्कर के साथ वो रिजॉर्ट में पहुंचे थे, जहां पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बाबा रामदेव लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए, बिना मास्क के भी नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ बाबा रामदेव पहुंचे हैं। किसी ने भी मास्क नहीं पहना है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो विवादों के घेरे में एक बार फिर से बाबा रामदेव अपने पूरे सुरक्षा कर्मियों के साथ, हालांकि सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं, मास्क पहना हुआ है, लेकिन इसी बीच जो उनके साथ
टीम है पूरे लाव लश्कर के साथ, जिनके साथ वो पहुंचे हैं, उनको बता रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ खास है। और उन्होंने ना ही मास्क पहना है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उत्तराखंड राज्य शाखा ने एलोपैथी चिकित्सा पेशे और चिकित्सा पेशे के खिलाफ योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों के खिलाफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा है। पत्र में उन पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने की भी उम्मीद की गई है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने एलोपैथिक चिकित्सा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। बाद में विवाद होने पर हालांकि उन्होंने अपना बयान वापस लिया, लेकिन डॉक्टर्स में बाबा रामदेव के खिलाफ गुस्सा जो है काफी देखने को मिल रहा है, उबाल देखने को मिल रहा है डॉक्टर्स में। इसी कड़ी में आईएमए उत्तराखंड राज्य शाखा ने बाकायदा सीएम को पत्र लिखा है और बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो कोरोना के संकट काल में डॉक्टर्स और तमाम स्वास्थ्यकर्मी जहां एक ओर अपनी जान हथेली में रखकर अपनी सेवाएं दे रहे, तो वहीं दूसरी ओर बाबा रामदेव ने उन्हीं डॉक्टर्स के खिलाफ, उन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर्स के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के चिट्ठी लिखने के बाद बाबा रामदेव ने अपने बयान पर वापस ले लिया। उन्होंने खेद भी प्रकट किया था, लेकिन डॉक्टर्स में जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आईएमए उत्तराखंड राज्य शाखा ने बाकायदा सीएम को पत्र लिखा है और बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो ऐसे में देखना होगा सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि बाबा रामदेव का कहना है कि उनकी मंशा ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जो बयान दिया है उसको लेकर पूरे देश के साथ साथ दुनिया में भी डॉक्टर्स ने आपत्ति दर्ज की है। तो बाबा रामदेव ने एलोपैथिक चिकित्सा को लेकर बयान दिया था और सवाल खड़े किए थे। हालांकि डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, नर्सेस, तमाम स्वास्थ्यकर्मी अपनी अचूक सेवाएं दे रहे हैं और दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हल्द्वानी से आ रही है इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर काठगोदाम से बाग एक्सप्रेस का संचालन आज बंद हो गया है। काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस का संचालन रद्द हुआ है। ये बड़ी जानकारी, यास तूफान के खतरे को देखते हुए संचालन रद्द कर दिया गया है। यास तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस का संचालन यास तूफान के चलते हुए रद्द कर दिया गया है। देहरादून की बात करते हैं, जहां पर साइक्लोन को लेकर प्रदेश में अलर्ट देखने को मिला है। अलर्ट को देखते हुए रेलवे ने कैंसिल की है ट्रेन। देहरादून हावड़ा अप डाउन ट्रेन रहेंगी और कैंसिल, और देहरादून से हावड़ा आने जाने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 25 से 28 मई तक के लिए ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। तो 25 से 28 मई तक के लिए ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। साइक्लोन को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। यास साइक्लोन को लेकर देवप्रयाग के भरपूर पट्टी ग्राम बौंस से बीते दिनों बादल फटने से हुई तबाही को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जायजा लिया। यहां आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए भवनों, मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने उप जिलाधिकारी को शीघ्र ही प्रस्ताव तैयार कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही खेतों के नुकसान पर उचित मुआवजा देने की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने पेयजल निगम के आला अधिकारी को क्षतिग्रस्त पानी की लाइन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को क्षतिग्रस्त मार्ग और कृषि विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त खेतों को दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिए। बादल फटा था, काफी नुकसान यहाँ पे हुआ, तो एसडीएम को निर्देशित किया गया कि जितने रास्ते हैं उससे हैं, मकान कुछ लोगों के निवास में टूटे हैं और साथ ही साथ जो स्कूल बिल्डिंग्स की डैमेज हुई है तो तत्काल उनका एस्टिमेट बना करके उनका काम कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जो कंपनसेशन उनको दिया जाना है उसको तत्काल भुगतान के निर्देश दिए गए ताकि लोगों को राहत मिल सके। और जमीन जितना बही है, क्योंकि दो जगह बादल फटा है और दोनों जगह खेतों में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उनके लिए भी तत्काल
ये उनकी लाभ जुट करके शीघ्र से शीघ्र मार्ग के अनुसार उनको मुआवजा आवंटन के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया गया कि जो सड़क इनकी ताकि कनेक्टिविटी बन जाए और शीघ्र ही बांट को मरोड़ा से जोड़ने के कार्य को प्रारंभ करने की। उत्तराखंड में तेजी से कोविड-19 संक्रमण पैर पसार रहा है। ऐसे में हर कोई कोरोना के जंग लड़ने के लिए आगे आ रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियार ने देहरादून में 20 बेड का एक छोटा सा हॉस्पिटल कोविड-19 मरीजों के लिए बनाया है। ये 20 बेड का अस्पताल आज से शुरू हो गया है। यहाँ पर मरीजों को रखने के लिए नियमों के मुताबिक सभी फैसिलिटीज रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है और डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। कर्नल अजय कोठियार ने कहा कि जितना भी हो सकेगा वो लोगों की मदद करेंगे। इस 20 बेड के अस्पताल में डॉक्टर हरीश बसेरा मरीजों का इलाज करेंगे। कोविड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार जो मरीज है वो भी बढ़ रहे हैं और डेथ नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ मदद कर रहा है, चाहे वो राशन से लेके हॉस्पिटल से ऑक्सीजन से तमाम तरीके की मदद कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ आप पार्टी के कर्नल कोठियार मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आपने हॉस्पिटल से मदद कर रहे हैं, बहुत तरह की मदद कर रहे हैं, क्या मकसद था कि इस तरीके की मदद की जाए? क्योंकि इस वक्त ऑक्सीजन बेड्स, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है। देखो क्या है कि अगर इस तरीके का सेटअप एक बना दिया जाए जिसमें कि सारी सुविधाएं आप एक ही जगह में दे सकते हैं। एक तो है बड़े हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन छोटे छोटे इस तरीके के सेटअप, तो उसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन घर पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी को हम बोल रहे हैं कि चलो मेडिसिन दे के आते हैं, वो एक ही घर छत के अंदर कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा आउटपुट मिलती है। ऊपर से इसका अगर अप्रूवल गवर्नमेंट देती है, जो हमको दे दिया है उन्होंने, तो उसमें क्या होता है फिर ऐसी चीज़ें जो 10 लोग और इच्छा रखते हैं खोलने की, उनको खाली समझाना है कि आप साइंटिफिक तरीके से चलो, आपके पास एक डॉक्टर की टीम होनी चाहिए, मोटिवेटेड यूथ की टीम होनी चाहिए, थोड़ा सा खुला इन्वायरमेंट हो, जरूरी नहीं है वो हॉस्पिटल हो, उसको मॉडिफाइड तरीके से आज सरकार कोविड की फाइट में सपोर्ट करने के लिए डिजास्टर ये जो एक्ट बना रखा है उन्होंने टू फाइट अगेंस्ट कोविड, उसमें अप्रूवल देने के लिए तैयार है। अच्छा सर, एक ही जान रहा हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, आपने हर तरीके से मदद करी है। अब जब कोविड आ गया, आप पार्टी के साथ जुड़ गए, आप पार्टी की भी एक कॉल है कि जैसे टेलीमेडिसिन की तरफ से, वो किस तरीके से कारगर साबित हो रही है आपके इन सारे मदद के साथ? एक है ये टेली कॉल जो है, टेली एडवाइस जिसमें दी जा रही है, उसे बोल रहे हैं आपका डॉक्टर। आपके डॉक्टर पे हमको जो इनपुट आ रही हैं, तो एक दिन में पता 5-5 हज़ार तक कॉल जा रही है। उसमें खाली उत्तराखंड नहीं, उसमें ना आसपास के लोगों की भी, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो एक जैसी होती है, वहाँ से भी कॉलें आनी शुरू हो गई। अगर उत्तराखंड में शुरू हुआ ये आपका डॉक्टर इस तरीके की इनपुट दे रहा है हमको कि लोगों के अंदर चिंता क्या है, किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, ऊपर से क्या आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, तो एक ना फिर अपने दिमाग में बैठता है कि जैसे मैं हूँ नॉन टेक्निकल, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को समझ में आता है कि डॉक्टर से मेरे को कौन से टॉपिक पे बात करनी चाहिए ऐसे इशू को एड्रेस करने के लिए। जैसे केदारनाथ था, इंजीनियर तो थे नहीं, लेकिन इंजीनियर को साथ में रखा तो वो आपदा में घुस गए। इस आपदा में घुस रहे हैं, डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन ये पता है कि अगर डॉक्टर्स जिस तरीके से लड़ना चाहते हैं इस युद्ध को, उनको क्योंकि जानकारी है, उनको मोटिवेट हम कैसे कर सकते हैं, उनकी जानकारी को लेकर के हम उन्हें सपोर्ट करते हैं ताकि वो क्लरिकल कुर्सी में बैठने की जगह असली फील्ड में आ पाएं, जो कि उनकी इच्छा भी है। बिल्कुल, डॉक्टर की बात हुई। डॉक्टर सर, यहाँ पे किस तरीके के मरीजों को आप इलाज देंगे, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे आगे फर्दर, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पे जिस तरीके से ऑक्सीजन की पाइप भी लग रही है, किस तरीके के मरीजों को यहाँ पे इलाज होगा कोविड के खास? एक्चुअली हम लोग अभी जो हमने प्लान किया कि जो माइल्ड केसेस हैं जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लस कुछ ड्रग्स पे, ओरल ड्रग्स पे हम इनको ठीक कर सकते हैं और उनको मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो जो तो जनरल वार्ड में है वो यूजुअली ठीक होके जा रहे हैं, ऐसा मैंने देखा। और जो आईसीयू में एडमिट हैं, जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, आईसीयू में पेशेंट जब देखा इतने सीरियस पेशेंट कोई बगल वाला पेशेंट एक्सपायर हो रहा है, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। वो मुझे लगता है कि वो पेशेंट, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो एक्सपायर हो रहे हैं आईसीयू वाले पेशेंट हैं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, चाहे दून हॉस्पिटल हो, चाहे जॉलीग्रांट हो, चाहे इंद्रेश हो। तो हम लोग का ये काम है कि जैसे पेशेंट माइल्ड वाले केसेस आते हैं उनको आगे ना बढ़ लेते हैं, उनको शुरू से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते रहें, उनको प्लस ड्रग देते रहें, ऑक्सीजन सपोर्ट उनको मिलता रहे, बीच में इंटरप्ट ना हो, तो ये पेशेंट आगे प्रोग्रेस ना करें, माइल्ड से मॉडरेट ना जाए, मॉडरेट से सीवियरिटी की तरफ ना जाए। और उसके बाद जब ये रिड्यूस हो जाए इनके सिम्टम्स, तो इनको कुछ समय रख के इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा के
रिहेबिलिटेशन वाला पोर्शन पूरा इनको समझा के तब इनको घर भेजा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, अगर इसी तरह से छोटी छोटी पहल अगर हर कोई करने लगे तो शायद वो जो नंबर्स जो हर दिन डेथ्स के बढ़ रहे हैं वो कम हो सकेंगे। लेकिन इसी तरीके से पहल की ज़रूरत अब सरकारों को भी है और सरकार खासकर इन लोगों की मदद करे और जो तमाम नोट एनओसी है उन चीज़ों से छुटकारा दिलाते हुए जल्द से जल्द ऐसी चीज़ें जो छोटे छोटे हॉस्पिटल है उनको स्टैब्लिश कर सके। किशोर रावत, इंडिया न्यूज़। पर्वतीय इलाकों में होने वाले पहाड़ी फलों का स्वाद इस बार फीका पड़ गया है। एक तरफ बेमौसम बारिश से फलों को नुकसान पहुंचा तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से फलों को मार्केट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ के काश्तकार खासे परेशान है। रामगढ़, मुक्तेश्वर, धारी, नैनीताल जनपद के ऐसे इलाके हैं जहां पर आड़ू, खुमानी, प्लम, सेब और आलू का भरपूर उत्पादन होता है। लेकिन इस बार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पहाड़ी फलों को काफी नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों के मुताबिक लागत निकालना काफी मुश्किल हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि कोरोना से बचने की बेचिंता है, लेकिन फलों को बचाए या फिर कोरोना से बचे। 10 दिनों में बंद वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में वैक्सीन की डोज नहीं आने की वजह से पिछले 10 दिनों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरीके से बंद हो गया था। 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। फिलहाल शनिवार को हरिद्वार में 15,000 वैक्सीन डोज पहुंच चुकी है, जिसके बाद से तकरीबन 40 टीकाकरण सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो गया है। अभी हमारे पास 45 प्लस के आए थे 15,000 डोज, उसमें से चल रहे हैं। तो लगभग 11,000 प्लस अभी है हमारे पास डोज। और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन साइट बढ़े और लगाएं उसको। और 18 प्लस वाला जो वैक्सीन है वो हमारे पास कम है अभी, तो हो सकता है आज या कल में, अगर मैंने डिमांड भेज दिया है, मिल जाएगी तो आगे भी चलेगी, नहीं तो फिर वैक्सीन की कमी पड़ेगी हमको। लगातार हम लोग संपर्क में हैं। जैसे ही देहरादून में वैक्सीन आएगी हम लोग तत्काल मंगा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कराना चाह रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा साइट भी लेना चाह रहे हैं, चाहे 18 प्लस का हो या 45 प्लस का हो। उसके लिए कुछ मोबाइल के भी हम लोग भी कर रहे हैं कि जाके दूर दराज एरिया में करें या ऐसे क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन। हरिद्वार की बात करते हैं, जहां पर जिला प्रशासन ने हर की पैड़ी पर अस्थि विसर्जन और शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसका असर भी देखा जा रहा है। अस्थि विसर्जन के लिए अधिकतम 4 लोगों को आने की ही इजाजत मिली है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग हरिद्वार नहीं आ पाएंगे। इसके साथ ही दोनों ही काम के लिए आने वाले लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। देहरादून में 17 और ब्लैक फंगस के मरीजों की पुष्टि हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 118 पहुंच चुकी है। हालांकि प्रदेश में 9 मरीजों ने ब्लैक फंगस के चलते दम तोड़ा है। तो ब्लैक फंगस का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और अभी आंकड़ा 118 के पार पहुंच चुका है। उधर बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 13,51,000 रुपए की लागत से ऑक्सीजन की पाइपलाइन और आइसोलेशन वार्ड का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाकर जनता को राहत देने की बात कही। आपको बता दें कि बाजपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगातार ऑक्सीजन की पाइपलाइन बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते बीते दिनों कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने विधायक निधि से 13,51,000 रुपए की लागत से ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाने के कार्य का शुभारंभ किया था। ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाने का कार्य पूर्ण होने के बाद कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने फीता काटकर ऑक्सीजन की पाइपलाइन का और आइसोलेशन वार्ड का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर आम और गरीब आदमी का हाल बेहाल है। राशन कार्ड धारकों की मदद करने को लेकर सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों फ्री खाद्यान्न दिया जा रहा है, लेकिन उपभोक्ता खाद्यान्न की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता बहुत ही खराब है।
चावल में चावल कम, पत्थर ज्यादा नजर आ रहे हैं। वहीं गेहूं की गुणवत्ता भी खास अच्छी नहीं है। मसूरी में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से गरीबों को मिलने वाला मुफ्त में राशन की गुणवत्ता बेहद घटिया बताई जा रही है। चावल में कंकड़ पत्थरों की भरमार है तो कई बोरों में चावल भी खराब निकल रहे हैं। कोरोना काल में जबकि गरीब लोग जो है सरकार के भरोसे बैठे हैं और खराब राशन दिया जाना उनके लिए काफी अखर रहा है। इससे स्वास्थ्य खराब भी हो रहा है। देखो अब इसे खा के पेट में दर्द भी हो रहा है क्योंकि इसमें पत्थर बहुत ज्यादा है। ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी भी बहुत खराब है। लो क्वालिटी है, बहुत लो। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? इसमें चावल अच्छे दिए जाए और खाने लायक हो, और या तो फिर देना है तो डंका दो, वरना फिर देके कोई फायदा नहीं। खाई नहीं जा रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चिड़िया भी नहीं खा पा रही है। मैं उनको दान देती हूँ, मेरे घर में राशन नहीं आता है, मैं उनको दे देती हूँ, वो भी नहीं खा पा रहे हैं। यानी कि बहुत ही बेकार क्वालिटी का, बिल्कुल बेकार का। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? मैं चाहती हूँ इसे बिल्कुल बहुत अच्छे चावल दिए जाए सरकारी गले से, जो खाने लायक हो। अधिकारियों ने बोला है कि इसे बदल दिया जाएगा, लेकिन ये थोड़ी क्वालिटी में कमी है। तो क्या माने लोग भी इसका ऐतराज उठा रहे हैं? लोग इसका भरपूर पूरा ऐतराज है और जो भी इसको लेके जा रहा है उसे। उत्तरकाशी की बात करते हैं जहां पर गंगोत्री हाईवे पर रतूड़ी सेरा के पास पहाड़ी से भूस्खलन की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ी का कुछ हिस्सा हाईवे में भरभरा कर गिर गया। बीते दिनों 2 दिन से बारिश के कारण पहाड़ों पर मलबा गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं पहाड़ों पर सफर करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ समय के लिए गाड़ियों की आवाजाही रुक गई थी। वहीं पहाड़ों पर सफर करना खतरनाक बन गया है। उधर जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर के द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के दिशा निर्देश पर थाना आईटीआई पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। काशीपुर एसएसपी प्रमोद कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उन्हें उच्च न्यायालय भेज दिया है। मुनी की रेती पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि एक स्विफ्ट सफेद रंग की मुनी की रेती की तरफ आ रही है, जिसमें 2 लोग चरस तस्करी के लिए आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर डालवाला चौकी इंचार्ज आशीष कुमार ने तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने जब उसे रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी, जिस पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और काफी दूर जाकर गाड़ी को पकड़ लिया। जब थाना मुनी की रेती लेकर आए तो और गाड़ी की तलाशी ली गई तो उनके पास से 1 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई। मौके पर से गाड़ी को सीज कर दिया गया और गाड़ी में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गाड़ी में से और उनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। हरिद्वार की बात करते हैं जहां पर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिनापुर फूटा कुआ गांव में छापेमारी कर कार्रवाई की है। आबकारी विभाग की टीम ने आरोपियों के ठिकाने से 12 ड्रमों में लगभग 3000 किलो लहन और शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए हैं। लहन और उपकरण को मौके से नष्ट कर दिया गया। ताजा मामला हरिद्वार के दिनापुर फूटा कुआ गांव का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने छापेमारी कर शराब बनाने के अड्डे पर कच्चा लाहन बरामद किया और वहीं बरामद लाहन और शराब बनाने वाले उपकरणों को नष्ट कर दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।